तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लिया था पावर जनरेशन के सब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब एक एक जो वीडियो आएंगे अपने, उनमें हम क्या देखेंगे कि एक एक थर्मल पावर प्लांट उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर उसकी वर्किंग को हमको और बेटर करना पड़ता है या करने की ज़रूरत है तो हम क्या प्रयास करें, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट या फिर तापीय विद्युत संयंत्र, शक्ति संयंत्र, विद्युत ग्रह, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि अपना मेन काम क्या है, हमको क्या घुमाना है, डायनेमो। और अधिकतर जगह पे डायनेमो कहीं से घूम रहा है, टरबाइन से घूम रहा है। तो मैं पहले बेसिक सा चित्र बनाता हूँ। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, जनरेटर बोल दो, डायनेमो बोल दो, अधिकतर जगह पे आपको जनरेटर भी सुनने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये जनरेटर लग गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। मेरे को क्या घुमाना है, जनरेटर मतलब टरबाइन घुमाना है। ये मैं लिख देता हूँ, इसको समझते जाना। टी मतलब टरबाइन, जी मतलब जनरेटर, ठीक है ना। अब टरबाइन में क्या होता है, एक्सपांशन होता है, मतलब मेरी स्टीम किधर से आएगी, जिधर छोटा है उधर से तो आएगी, और जिधर वो चौड़ा है, एक्सपांशन हो रहा है ना, फैलाव हो रहा है, तो यहां से निकलेगी। इसको उल्टा मत बना देना। अगर मैं इधर से ला दूंगा और इधर से निकाल दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो वो टरबाइन नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, टरबाइन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। टरबाइन में क्या होता है, एक्सपांशन होता है स्टीम का, या फिर जो गैसेस, जब गैस टरबाइन में गैसेस होगी तो गैस का एक्सपांशन होता है, तो सकड़ी तरफ से तो आएगी और चौड़ी तरफ से निकलेगी। अब क्या आ रही है, स्टीम। स्टीम आ रही है तो पानी को स्टीम बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ चाहिए, उस चीज का नाम क्या है मेरे पास, बॉयलर। चलो मैं एक बार के लिए यहां पे लिख देता हूं, ये मैंने बना दिया डब्बा ऐसे ही, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया बॉयलर। कोई आपत्ति नहीं है, यहां नहीं बनाता हूं, यहां बनाते हैं एक एक कंपोनेंट। ये बना दिया मैंने बॉयलर। बॉयलर क्या करेगा, बॉयलर को दूंगा मैं हीट, Q एडेड, ये हीट है, Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करी मैंने इसमें, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये स्टीम निकली, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉयलर में हीट देने से स्टीम बनी, तो मतलब बॉयलर में क्या जा रहा था, पानी पहुंच रहा था, तभी तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो जो इधर की लाइन होगी बॉयलर के, वो क्या हो गई, लिक्विड होगी, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिक्विड है और इधर क्या है, गैसियस फेज है। फेज लिख रहा हूं, इधर लिक्विड फेज है बॉयलर की, इधर क्या है, गैसियस फेज है। अब देखो, ये स्टीम जो है ये बहुत हाई प्रेशर की स्टीम है, बहुत हाई प्रेशर की स्टीम जा रही है, तभी तो एक्सपांशन हो रहा है, वो टरबाइन को घुमा पा रही है। अब हाई प्रेशर की स्टीम है, मतलब बॉयलर के अंदर का प्रेशर क्या है, हाई है। अब देखो, अगर कोई हवा की ट्यूब है, उसमें प्रेशर ज्यादा है, हमको और उसमें हवा भरनी है, तो जो जाने वाली हवा है उसका भी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इससे भी, तभी तो जा पाएगी। तो पानी अपने आप थोड़ी चल जाएगा इसके अंदर, पानी का प्रेशर हमको इसके अंदर के प्रेशर से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इधर कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जो उस प्रेशर को इतना रेज करे कि ये लिक्विड या ये वाटर बॉयलर में एंटर कर सके, बॉयलर ड्रम के अंदर। तो इसके लिए लगाते हैं हम पंप। क्या लगाते हैं, पंप। ये पंप। अभी चित्रों पे ज्यादा ध्यान मत रखना, ऐसे ही समझते जाओ, अभी मोटा मोटा लेआउट समझ रहे। पंप का काम समझ में आ गया भाई। पानी अपने आप बॉयलर में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, उसका प्रेशर ज्यादा है। अगर उसमें मैं थोड़ा सा भी गैप करूंगा, उल्टा इस पाइपलाइन में स्टीम घुस के आ जाएगी, सही बात है ना। और अगर उल्टा आ गई तो ये साइकिल चल ही नहीं पाएगा। इस साइकिल को चलाना है तो मुझे पंप लगाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो पंप होता है ना, ये पंप केवल और केवल लिक्विड को ही क्या कर सकता है, प्रेशर राइज कर सकता है। पंप गैस का प्रेशर राइज नहीं कर सकता, या लिक्विड और गैस के मिक्सचर को डील नहीं कर सकता। जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां डिटेल से पढ़ना। हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पंप केवल और केवल किसका प्रेशर बढ़ा सकता है, लिक्विड का। तो ये पूरा साइकिल बनना है ना मेरा। अब देखो, यहां से गैस निकली है, ये है हाई प्रेशर गैस, और यहां पे है लो प्रेशर गैस, ठीक है ना। यहां है हाई प्रेशर लिक्विड। अब
इस गैस को क्या मैं पंप से पंप कर सकता हूं क्या? मैंने बोला था कि पंप केवल लिक्विड फेज को डील करता है, गैस फेज को डील नहीं कर पाता। गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए तो हमको टेम्परेचर ही बढ़ाना होता है, क्योंकि PV बराबर mRT। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पर एक बार के लिए प्रेशर बढ़ता है। अपन प्रेशर की तरफ ध्यान दें तो गैस का प्रेशर तो हम टेम्परेचर से बढ़ाते हैं, जो कि हमको बॉयलर में दिख रहा है। स्टीम का प्रेशर कितना बढ़ा दिया? ताप बढ़ा के तो बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के तो बढ़ाया हो। यहाँ कोई पंप थोड़ी ना लगा रखा है, ठीक है ना। अब इसको हमको पंप करके भेजना है बॉयलर में, और पंप डील करता है लिक्विड को, मतलब इस गैस को काई में बदलना पड़ेगा मुझे। लिक्विड है, इतना समझ में आ रहा है? तो इसको लिक्विड में बदलने के लिए हम यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। और इस हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। हिंदी में नाम होगा संघनित्र, ऐसा कुछ नाम होगा शायद, तुम पढ़ोगे तो। अब ये कंडेंसर क्या करता है, इधर से गर्म वेपर आ रही है, भाई प्रेशर कम है लेकिन स्टीम तो है, गर्म तो है, तो क्या करेंगे, इसकी गर्मी अगर मैं ले लूं, इसका ताप मैं कम कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये स्टीम ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होते ही ताप नीचे आते ही कहीं में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, इनको मत दो, इसमें देखो, मैं कहीं पे भी देख लो, वो गेट लगा चल का आता है, ये कह रहा हूं मैं। तो मतलब ये हीट यहां पे दे तो देगा, ये रिजेक्ट तो कर देगा, लेकिन इस हीट को ले जाने के लिए मुझे कुछ और भी जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे, कूलिंग टावर या फिर कैसे साइकिल होते हैं। पर फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे हीट ऐड हुई थी, ऐसे यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर देता हूँ मैं, रिजेक्ट कर देता हूँ। इसकी हीट निकाल ली मैंने, इसकी हीट निकाल ली, तो ये क्या हो गया, जो मेरा गैसियस फेज था वो ठंडा होकर काई में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में। और ये लिक्विड भी कौन सा है, लो प्रेशर की लाइन चल रही है ना, ये लो प्रेशर लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लाइन बना दो, यहां तक किसी को कोई समझ में आए क्या? ये मेरा एक बेसिक थर्मल पावर प्लांट का साइकिल है, जिसपे मेरा थर्मल पावर प्लांट रन करता है। सबसे पहले क्या, मैंने पानी को पंप किया। पंप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉयलर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर तक मुझे पहुंचाना होगा। अब पानी को पंप करके मैंने बॉयलर में पहुंचा दिया, बॉयलर में मैंने हीट एडिशन किया। हीट एडिशन करने से क्या हुआ, मेरा प्रेशर बढ़ा नहीं, पहले तो हीट एडिशन करने से फेज चेंज हुआ, लिक्विड से गई गैस में, है ना, स्टीम बन गई। फिर इस स्टीम में और हीट ऐड हुई तो वो सुपर हीट स्टीम हो गई, फिर वो सुपर हीट स्टीम गई, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, फिर उसको मैंने टरबाइन में भेज दिया, टरबाइन में एक्सपांशन हुआ, तो टरबाइन ने क्या ले ली, इसकी प्रेशर एनर्जी ले ली और काइनेटिक एनर्जी बदल गई, घूर्णन ऊर्जा में बदल गई। उसके ऊर्जा का उपयोग करके मैंने क्या चला लिया, जनरेटर चला लिया, लाइट पैदा हो गई। अब इसको वापस मैंने क्या भेजा, ये लो प्रेशर की गैस है, स्टीम है, इसको मैंने काम में भेजा कंडेंसर में। कंडेंसर में मैंने QR अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, ताकि इसका फेस चेंज हो जाए। अब ये लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड भी कौन सी, लो प्रेशर वाली। फिर वापस ये साइकिल, समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरा साइकिल। अब इसमें गौर करना, पंप को चलाना है तो मुझे इसको वर्क देना पड़ेगा। पंप चल रहा है ना मेरा, तो मैंने इसको पंप को वर्क दिया WP, ठीक है। टरबाइन, गैस आई, एक्सपांशन हुआ और इसने टरबाइन पे काम किया, सब उस इसने टरबाइन पे जो काम किया वो हुआ WT। तो मुझे नेट वर्क आउटपुट कितना मिला, मुझे कार्य मिल रहा है WT, लेकिन उसमें से मेरा WP तो कंज्यूम हो गया ना यार पंप चलाने में। तो मुझे नेट जो आउटपुट मिला वो कितना मिला कि टरबाइन माइनस पंप, मुझे नेट यही मिला। और इसी को मैं कह सकता हूं कि जनरेटर घुमाने में काम आएगा। भाई ये पूरा WT अगर जनरेटर में चला जाएगा तो ये अपने आप थोड़ी घूमेगा, या फिर इसको लाइट से चलाओगे, मतलब ये खाएगा तो सही। तो वास्तविकता में जनरेटर को घुमाने के लिए कितनी ऊर्जा में, कितना काम ये काम में आ पाया, इतना काम में आ पाया। तो ये मेरा W नेट था जो मुझे यहां से मिला। अब कितनी हीट मेरे को इसमें देनी पड़ी, Q एडेड। अब ये मत बोलना सर Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गई लेकिन ये मेरे काम की तो नहीं है, तो हवा में गई, मुझे कितना ईंधन जलाना पड़ा Q एडेड पैदा करने के लिए। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है W नेट अपॉन
हीट एडेड, डब्ल्यू नेट कितना मिला मुझे, टरबाइन माइनस पंप और क्यू एडेड। तो ये एक पावर प्लांट की एफिशिएंसी है, थर्मल पावर प्लांट की। न्यूमेरिकल अपने इतने है नहीं सिलेबस में, पर मोटा मोटा जब कभी कुछ पूछे तो 2 स्टेप हम ऐसे भी लिख देते हैं तो लगता है कि इंजीनियर ने पेपर लिखा है। किसी छात्र मतलब कोई आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं दिखता है इसमें, तुम थोड़ा सा दिखोगे कि तुम तुम्हारे सब्जेक्ट से थोड़ा रिलेट कर रहे हो, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें लिखोगे। अब इन सबको मिटाता हूँ मैं। देखो अब इस चित्र में गौर करना है, इस साइकिल में अगर मैं इसको यहां से काट दूं, काटना मतलब ऐसे नहीं काट रहा, इसको ऐसे देखना, इसके एक तरफ का फेस, इस साइड का पूरा फेस गैस है। बॉयलर के बाद गैस चालू हुई, गैस एक्सपांड हुई, गैस आई, कंडेंसर में गैस गई। आधा फेस, आधा साइकिल में पूरा का पूरा जो मेरा वर्किंग फ्लूइड है वो किस फेज में है, गैसियस फेज में, और आधे में किस फेज में है, लिक्विड फेज में। कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको ऐसे बांटा था, अब की बार ना मैं इसको ऐसे बांट रहा हूं। ये पंप को मैं यहां पे लगा देता हूं, ये पंप है, ठीक है ना, ठीक है, पंप है ये इसमें किया था, WP करना पड़ा था। अब जैसे मैंने ऐसे बांटा था ना, मैं इसको ऐसे बांट देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो ऊपर वाला सिरा है ना, जो ऊपर वाला सिरा है, इस पूरे के पूरे आधे साइकिल के अंदर जो मेरा वर्किंग फ्लूइड है वो हाई प्रेशर पे है। पंप के बाद इधर प्रेशर हाई है, फिर बॉयलर के बाद और हाई हो गया, वो अलग बात है, लेकिन हाई चल रहा है। और फिर यहां से टरबाइन से निकलने के बाद, कंडेंसर में आने के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, हल्का फुल्का, लेकिन ये कौन सी और ये नीचे की तरफ कौन सा है, लो प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटा मोटा ये समझ में आया क्या, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट समझ में आया क्या। जब हम किसी थर्मल पावर प्लांट को इस साइकिल पे चलाते हैं तो हमें बहुत कम एफिशिएंसी प्राप्त होती है, तकरीबन 20%, 18%, 23%, इतनी सी एफिशिएंसी हमें प्राप्त होती है। मतलब तुमने 100 कैलोरी ऊर्जा जलाई और विद्युत केवल इतनी बन पाई, जिसको अगर हम कन्वर्जन देखते हैं तो उसके 20 या 25% के बराबर। तो एफिशिएंसी कम है, एक तरीके से हम प्रदूषण ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब हम इस और ध्यान देंगे कि कैसे मैं अपने पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी कंपोनेंट दिखाए हैं, कंडेंसर हो, पंप हो, बॉयलर हो, टरबाइन हो, जनरेटर हो, ये सब तो क्या है, एक पावर प्लांट की माउंटिंग। कल बात करी थी ना अपन ने माउंटिंग एक्सेसरीज की, तो ये सब तो क्या है, माउंटिंग। अब मैं इसकी एफिशिएंसी को और बेटर करने के लिए, इसकी दक्षता को और बढ़िया करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें बीच में लाऊंगा, अब वो क्या हो जाएंगी, सब एक्सेसरीज हो जाएंगी, जो इसकी क्या करेंगी, कार्य दक्षता को बढ़ाएंगी, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देगी, इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो कहां कहां पे मेरे पास गुंजाइश है। देखना, मुझे यहां पे पानी को गर्म करना पड़ रहा है, यहां पे पानी को गर्म करना पड़ रहा है ना, ईंधन यही तो जल रहा है मेरा मेन, और एक तरफ मैं हीट को रिजेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस हीट का उपयोग कर लूं, पूरा ना सही थोड़ा बहुत भी कर लूंगा, तो क्या होगा, इधर जो जलने वाली हीट है, मतलब जो ईंधन है जलने वाला, उसकी मात्रा में कमी आएगी। अगर मैंने क्या देखा था, एफिशिएंसी में अपॉन W नेट अपॉन क्या था, Q एडेड। अगर ये मेरा कम होएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो एक तो काम होगा मेरा कि मैं कैसे ना कैसे करके जो हीट ऐड हो रही है, मतलब जो ईंधन जल रहा है, उसकी मात्रा को कैसे कम करूं, उसको कम करूं, मतलब मैं कैसे रिजेक्टेड हीट का उपयोग कर लूं। ठीक है ना, तो एक तो मैं इस ओर ध्यान दूंगा। दूसरा, मेरी एफिशिएंसी में क्या होता है, W नेट, और W नेट क्या आया था अपने पास, टरबाइन माइनस पंप। मतलब अगर मैं ऊपर वाली चीज को बढ़ा दूंगा तो भी मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ऊपर वाली चीज कैसे बढ़ेगी कि या तो तुम WT को बढ़ा दो, टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ा दो, या फिर जो घट रहा है पंप, उसमें जो वर्क इनपुट कर रहे हो उसको कम कर दो। तो हमारा मेन ध्यान रहेगा टरबाइन का काम बढ़ाने की ओर, कि इससे आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सपांशन एक स्टेज में नहीं करके, एक ही टरबाइन में हो गया ना पूरा का पूरा, एक स्टेज में नहीं करके कई सारी स्टेजेस में करेंगे हम एक्सपांशन।
बीच में कुछ और करना भी पड़ेगा, रीहीट करना पड़ेगा, वो भी करेंगे हम। तो अब एक बार इसको पूरे को हटाता हूं और अब इसकी माउंटिंग्स के साथ क्या करता हूं, सॉरी माउंटिंग्स को ना एक्सेसरीज के साथ एक बढ़िया पावर प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कि हम उधर चलें, एक छोटी सी चीज में तो मैं बता देता हूं, यहीं पे खत्म करते हैं। देखो ये कंडेंसर है। एक पावर प्लांट के अंदर हमारे पास 3 साइकिल होते हैं। कितने साइकिल होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं। पहला तो होता है वर्किंग फ्लूइड साइकिल। वर्किंग फ्लूइड साइकिल मेनली ये स्टीम वाला साइकिल है, जो स्टीम घूम रही है पानी में बदल रही है, स्टीम घूम रही है पानी में बदल रही है, जो हमने देख लिया। दूसरा होता है एयर साइकिल। ये वास्तविकता में साइकिल नहीं होता है, मतलब ये ओपन साइकिल होता है। जो जैसे ये चीज बार बार घूम रही है ना, इसमें एक बार जो हवा आई वो वापस नहीं आएगी, वो निकल जाएगी, तो ये ओपन साइकिल है। ठीक है ना। और तीसरा होता है कूलिंग वाटर साइकिल। ठीक है ना, ये कूलिंग साइकिल बोल सकते हैं। अब क्या होता है, देखो ये कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही थी ना, तो इसकी हीट को ले जाने के लिए कोई और फ्लूइड आना चाहिए जो ठंडा हो। तो हम पहले क्या करते थे, पहले थोड़े समय में, मान लो इधर बगल में नदी, ठीक है, अब नदी से एक छोटी सी नहर निकाली, नहर या फिर तुम समझ लो क्या, पाइपलाइन समझ लो। ठीक है ना, मैंने नदी से क्या निकाली, एक पाइपलाइन निकाली। अब ये पाइपलाइन आई और इस पाइपलाइन को क्या किया मैंने, यहां से गुजार दिया। अब सपोज मानो कि ये जो टरबाइन से स्टीम आ रही थी, इसका टेम्परेचर था 150 डिग्री, मान लो एक बार के लिए। ठीक है, नदी का तापमान कितना होगा, 30 डिग्री मान लो, 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब ये जब 30 डिग्री का पानी आएगा और ये 150 के से पाइपों, मतलब ये ऐसा है कि ये हीट एक्सचेंजर देखा है ना तुमने कैसा होता है, मतलब डायग्राम वगैरह देखा है ना। क्या होता है, एक बड़ा शेल है, ठीक है ना, एक पानी का पाइप है, इसमें खूब सारे छोटे छोटे पाइप है। अब एक पानी तो बह रहा है इन छोटे छोटे पाइपों में, मान लो स्टीम बह रही है छोटे छोटे पाइपों में, और बाकी में क्या बह रहा है, दूसरा पानी। तो ये मिक्स भी नहीं होंगे लेकिन अपनी हीट एक दूसरे को दे पाएंगे। ठीक है ना, तो हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग तो नहीं हो रही है लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या करेगा, ये 30 डिग्री का पानी इसकी गर्मी लेगा तो ये तो खुद गर्म हो जाएगा। मान लो ये जब निकला यहां से तो ये गर्म होके पहुंच गया 70 डिग्री तक, 60 डिग्री तक, और ये ठंडा होके ये आ गया मेरा, सपोज ये आ गया 65 डिग्री तक, तो पानी में बदल गया, इधर का तो काम हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करते थे, ये 30 डिग्री का पानी तो निकाल लिया मैंने, अब इसको ना 70 डिग्री को सीधा कहां भेज देते थे, वापस नदी में। ठीक है ना, इधर है ये मेरी रिवर, अब नदी में भेज देते थे। अब नदी में भेजने से क्या होगा, हमारा तो काम हो गया। इस दुनिया में सबसे स्वार्थी जीव कौन है, इंसान, जो केवल खुद की सोचता है। जब ये 70 डिग्री का पानी गया तो ये आसपास के पानी को गर्म करेगा, और ये अभी थोड़ी ना गया, ये निरंतर जा रहा है। ये कोई 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट का प्लांट थोड़ी 24/7 चल रहा है। तो धीरे धीरे इसके आसपास के काफी एरिया को क्या कर देगा, ये गर्म कर देगा, पानी को गर्म कर देगा। इसके कारण क्या होता है, इस अचानक से जो तापमान में परिवर्तन आता है, इस नदी की जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो तबाह हो जाता है। मछलियाँ मर जाती है, वहाँ के पौधे वौधे मर जाते हैं, पौधे मर गए तो उन पर निर्भर जीव मर गए। तो धीरे धीरे जब भारत के अंदर एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई, तो इन चीज़ों का विरोध किया गया, इन चीज़ों को समाप्त किया गया। फिर बोला गया कि आप किसी भी गर्म पानी को, भाई ये पानी प्रदूषित तो नहीं है, केवल हीट लेके गया है, लेकिन गर्म है, इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे आपकी जलीय जो परिस्थिति के अंदर वो तबाह हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि आप ना इसको डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, आप कम से भी कम, अगर पानी 30 डिग्री का है ना, तो टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप 40 तक छोड़ दो, 35 का छोड़ दो, 40 से बड़ा नहीं छोड़ोगे। ऐसे मापदंड तय किए गए। फिर इसके चलते अब इनको क्या जुगाड़ मिला, अब 70 डिग्री के पानी को ठंडा कैसे करें, पंखे लगा के थोड़ी ठंडा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये छोड़ने तक जो ये रास्ता है, इस रास्ते को लंबा कर दो, नहर को, तो टाइम लगाएगी नहर जाने में वहां तक, जब तक हवा में यूं ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था पहले, ओपन साइकिल, जो पानी गया
फिर दूसरा पानी आ रहा है, सेम पानी नहीं आ रहा, नदी में से कोई दूसरा पानी आ रहा है, ये ओपन साइकिल। फिर बाद में और रिस्ट्रिक्ट किया गया। ये लोग तो मनमानी करते हैं, कौन 24/7 कौन मॉनिटर कर रहा है इसको कि सच्ची में ठंडा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई आज तुम्हें लग रहा है कि ठंडक हो रही होगी, नीचे नीचे जब ये गर्म पानी बहेगा तो ये सतह भी तो गर्म हो जाएगी नहर के नीचे की, तो हो सकता है एक टाइम के बाद ठंडक भी ना हो। या गर्मी के दिनों में तो गर्मी ही खूब रहती है, क्या पता तब कूलिंग ना हो। तो किसको पता, कौन इसको मॉनिटर करने जा रहा है रेगुलर। तो फिर बाद में नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट किया गया। फिर बोला गया कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो नदी को, तो भूल ही जाओ, आप अपना जुगाड़ खुद करो, हम नदी को हाथ नहीं लगाने देंगे तुम्हें। फिर क्या जुगाड़ निकाले गए, फिर बनाए गए कूलिंग टावर्स। कहीं कहीं देखे हैं ऐसे बड़े बड़े हैं, और भी ये तो बहुत बड़े वाले होते हैं हाइपरबोलिकल, ठीक है ना, हाइपरबोला शेप के होते हैं, लेकिन छोटे छोटे भी होते हैं कूलिंग टावर्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, नीचे तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पे है एक टैंक, इसके नीचे क्या बना हुआ है, टैंक। इस टैंक से पानी ले रहे हैं हम, और जो गर्म पानी जा रहा है इसको क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर में ले जाके फुहार छोड़ रहे हैं, पानी की क्या कर रहे हैं, फुहार कर रहे हैं स्टीम की। अब इसकी शेप ऐसी है ना, इसके कारण क्या करता है, ये नीचे से एयर सक करता है, नीचे से क्या आती है, एयर, कूल एयर आती है। अब यहां से एयर आएगी और पानी तो गर्म है और भारी है, तो पानी तो नीचे जाएगा। तो एक तरीके से नीचे से पानी आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे पानी आ रहा है और नीचे से ऊपर क्या जा रही है, एयर। पानी गर्म है, एयर ठंडी है, तो एयर ऊपर जाते वक्त क्या करती है, इसकी हीट लेकर चली जाती है, तो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ये हीट हो गई, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट भी चला जाता है। तो इसीलिए तुम इसके ऊपर ना थोड़ी स्टीम सी बादल बादल से देखते होंगे, कभी फोटो देखोगे तो बहुत ज्यादा स्टीम निकलती है यहां से। अब ये क्या, ये क्लोज साइकिल हो गया, उसी को ठंडा करो उसी को यूज करो, उसी को ठंडा करो उसी को यूज करो, नदी सेफ हो गई हमारी। अब थोड़ा बहुत पानी तुम्हारा जो स्टीम बन के उड़ रहा है, उसके लिए तुम एक पाइपलाइन लगा लो, जैसे कम पड़ जाए लेते जाना। तो ये क्या है हमारा कूलिंग वाटर का साइकिल, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एयर वाला साइकिल बताता हूं, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम धीरे धीरे आएंगे। अब एयर वाला साइकिल बताता हूं। देखो बॉयलर में मैंने तुम्हें बताया कि ईंधन जलेगा, ईंधन मतलब मेनली कोयला जलेगा, ठीक है ना। अब मेरे को कोयला जलाना है, कोयला या कोल, तो कोल को मैं ऐसे नहीं जलाऊंगा जैसे हम चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाते हैं, पटक दी, क्योंकि हमको यहाँ पे हमारी फायरिंग को कंट्रोल करना है। कभी हमको फ्लो ज़्यादा होगा या फिर मतलब टरबाइन को तेज घुमाना है, तो ज़्यादा क्या करूँगा, मैं फायरिंग करूँगा ताकि स्टीम ज़्यादा बने, ताकि टरबाइन तेज घूमे। कभी लोड कम है टरबाइन को, अब उतना लोड नहीं है, तो मैं फायरिंग कम करूँगा। फायरिंग कम कैसे कर सकता हूँ मैं, ईंधन को कम कर दूँ। ऑटोमोबाइल में हमने पढ़ा है, हम एक्सीलरेटर से क्या करते हैं, फ्यूल की क्वांटिटी तो कंट्रोल करते हैं, तो वही सब कुछ बता देता है फिर। तो यहाँ पर भी मेरे को फ्यूल की क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बड़े बड़े पीसेस को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब किसी भी पावर प्लांट में कोयला पहुंचता है, चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचो, वो सड़क के मार्ग से, वायु मतलब रेल मार्ग से, तो क्या करते हैं, पहले तो इस कोयले को ना हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। मिल्स लगी होती है बहुत सारी, बॉल मिल, परवलाइजेशन मिल, मतलब हमने क्या कर लिया, इसका पाउडर बना लिया। क्या कर दिया, पाउडर बना लिया। अब जब आग जलती है ना, किसी भी चीज के दहन के लिए 3 चीजें आवश्यक है। दहन जब होगा जब 3 चीजें मिलेगी। पहला तो ताप, एक पर्टिकुलर ताप पे ही कोई चीज जलेगी, है ना। दूसरा जलने वाली चीज जिसको हम बोलते हैं ईंधन, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सीजन। ये तीनों का मेल होगा तभी आग जलेगी, तभी उसका क्या होगा, दहन होगा। तो यहां पे हमने एक कोल तो ले लिया, ताप भी आप एक बार के लिए दे दोगे। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। अब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं सप्लाई करते, हम क्या करते हैं, इस ईंधन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, 20%, 21%, उसके हिसाब से हम वायु की मात्रा को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब ये मात्रा को कैसे सप्लाई करेंगे, वो पिचकारी देखी तुमने, कीटनाशक छिड़कने वाली, उसमें नीचे लिक्विड भरा होता है, ऊपर से क्या मारते हैं, पिचकारी। ऐसे क्या करते हैं, ये जो पल्वराइज कोल है ये भरा हुआ है, इसके ऊपर से बहुत तेज गति से हवा भेजते हैं, और इस तेज गति से हवा भेजने के लिए यहाँ पे क्या लगे होते हैं, एफडी फैंस।
फोर्स ड्राफ्ट फैंस। ये क्या करेंगे, ये खुले में से हवा को खींचेंगे और हवा को भेजेंगे इधर। अब ये हवा जा रही है, अब जब ये जो पल्वराइज कोल है, कोयले का पाउडर है, इसके ऊपर से गुजरेगी तो जैसे वो स्प्रे छिड़कता है ना, ऐसे ही ये पाउडर हवा के साथ उड़ के जाएगा। और ये पाउडर कहाँ पहुंचेगा मेरे, बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर। बॉयलर के मतलब बॉयलर ये अकेला सिर्फ वो पानी वाला बॉयलर नहीं है, उसमें फर्नेस भी है। उस पूरी यूनिट को एक साथ क्या बोलते हैं, बॉयलर। पढ़ेंगे इसको डिटेल से अभी। तो ये फर्नेस के अंदर पहुंचेगा। तो फर्नेस के अंदर आग ऐसे नहीं लगती नीचे नीचे जल रही है, जैसे ये कमरा है ना, तो इसमें धूल उड़ रही है कोयले की और इसमें आग लग रही है धूल में। इस तरीके से आग लगती है। समझ में आया? तो ऑक्सीजन भी पहुंच गई, ईंधन भी पहुंच गया, फायरिंग चल रही है। और इसी हीट का उपयोग करके मैं बॉयलर ड्रम में क्या करूंगा, पानी को काई में बदल दूंगा, स्टीम में बदलूंगा। अब ये एयर यहां से निकल जाएगी, एक बार जल गई ये हो गई, बार बार नई एयर आती जा रही है ना, तो इस स्पेस में तो एक पर्टिकुलर स्पेस जितनी ही एयर रह सकती है, बाकी को तो निकलना पड़ेगा। तो ये एयर क्या निकलती है, फिर आगे निकल जाती है। और इसी एयर को क्या करते हैं, फिर हम चिमनी के माध्यम से निकाल देते हैं बाहर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चिमनी के माध्यम से निकाल देते हैं बाहर, तो देखो मेरे पास दो लफड़े पैदा होते हैं मेरे पास। एक तो जब ये जल जाएगी, जब लकड़ी को जलाएंगे, कंडे को जलाएंगे, क्या बनती है, राख। ठीक है ना। तो इस बॉयलर के पैंदे में मैं एक होपर लगा के रखता हूं, जिसमें मेरे पास ऐश कलेक्ट होके आ जाती है। ऐश मतलब राख। तो काफी अधिक मात्रा में तो राख यहीं पे आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में राख वायु के साथ जाती है। अब ये वायु के साथ जाएगी, और अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये वायुमंडल में फैलेगी। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो धूल के कण हवा में इधर उधर घूम रहे हैं, काली काली सी हवा नजर आएगी, सांसों में जाएगी, फेफड़ों में जमेगी, इंस्पिरेशन डिजीजेस होंगी, श्वास वाली क्या होती, बीमारी। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट को, प्रोटेक्शन को लेकर हमने पानी मना किया था, यहाँ पे मना कर दिया, तुम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये तुम्हारे जो धूल के कण घूम रहे हैं, इनको कम करो। अब इनको कम करने के लिए क्या जुगाड़ देखा, इनको कम करने के लिए इन्होंने जुगाड़ देखा, बीच में एक यूनिट लगा दी जिसका नाम है ESP। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या काम करता है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जालियां देख रही है तुमने, ये वाली जाली पकड़ लो जिससे अपन ट्री गार्ड बनाते हैं, है ना, वैसी बहुत बारीक जाली समझ लो, मच्छर जाली। एक मच्छर जाली, फिर रोड लगी पड़ी है, ऐसी खड़ी खड़ी रोड, कई सारी रोड लगी है, जैसे जेल नहीं होती वैसे कई रोड लग रही। फिर मच्छर जाली, फिर ऐसी रोड, फिर मच्छर जाली, फिर ऐसी रोड, फिर मच्छर जाली, फिर ऐसी रोड, ऐसे सीरीज बनी हुई है। अब क्या कर दिया मैंने, जो मच्छर जालियां हैं उनको तो कोई एक इलेक्ट्रोड बना दिया, मतलब मैंने सपोज किसको कैथोड बना दिया, और जो रोड्स हैं उनको बना दिया एनोड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हवा को मैं इसके थ्रू पास करूंगा तो इसमें क्या है, मच्छर जाली, ये मेरा एनोड। ठीक है ना, मच्छर जाली एनोड, मच्छर जाली एनोड। अब जब हवा इधर से जाएगी तो पहले वो नेगेटिवली जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ठीक है ना, उसके टच में होके जाएगी, तो अधिकतर जो धूल के कण हैं उससे टकरा के क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। अब जब ऋणावेशित हो जाएंगे तो अगला क्या है मेरा, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज। तो माइनस और प्लस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अपने आप उसकी तरफ भागेंगे, तो उस पर चिपक जाएंगे। तो जो आगे हवा पास हुई उसमें धूल के कण कम हो गए। ऐसी दूसरी सीरीज, फिर बचे कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, फिर वो चिपक जाएंगे, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे। तो एनोड पर क्या होंगे, ये धूल के कण चिपकते चले जाएंगे। और एक हैमर मैकेनिज्म चलता है, इसको बार बार ना ब्रश चलता रहेगा, रगड़ने का, जैसे धूल हटाने के लिए ब्रश होता है ना, ऐसे ब्रश चलता रहेगा। या फिर इसको ठोकेंगे धम धम, तो धूल नीचे गिर जाती है ना, यहाँ पे होपर लगा होता है, ये धूल निकाल लिया हमने। तो जो हवा में खुला ऐसे ही छूटता और पोल्यूशन मचाता, उसको हमने कम कर दिया। ठीक बात है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब ये चिमनी क्यों लगाए, हम यहीं पे छोड़ देते ना ऐसे, चिमनी क्यों लगाई हमने, इसको यहीं छोड़ देते हम ऐसे ही। नीचे भी तो छोड़ सकते थे, गैस ही तो छोड़नी है। नीचे जो आपके जो आसपास के लोग हैं और एनवायरनमेंट, वो देखो इसका मेन कारण क्या होता है, हम कोई भी प्रदूषण कम कर रहे हैं ना,
हम कुछ भी कम नहीं कर रहे, हमारा मेन टारगेट होता है डाइल्यूट करना, उसकी सांद्रता को कम करना। मैं तुम्हारे अंदर जहर भी छोड़ दूं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर उसकी सांद्रता बहुत कम हो तो हम क्या करते हैं, इसकी सांद्रता को कम करना चाहते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इस गैस को यहीं छोड़ूंगा तो ये यहीं फैल जाएगी। एक तो इसका तापमान ज़्यादा है, 70-80 डिग्री है, तो नीचे के पशु पक्षी या जीव वगैरह में आग भी लग सकती है, फिर वो प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर भेजूँ, और ऊपर छोड़ने से क्या होगा, जब ये गैसेज यहाँ से निकलेगी तो सेटल होएगी, तो एक बहुत बड़े एरिया में सेटल होती है, 10-5 किलोमीटर में। तो कहाँ, तो वो यहीं पर इकट्ठी हो जाती, पूरी बची कुची धूल यहीं जमा होती, तो यहाँ पे जो भी प्रभावित होते वो भयंकर तरीके से प्रभावित। कहाँ ये डाइल्यूट हो गई तो अब इसका प्रभाव उतना सीवियर नहीं रहा। थोड़ा हाइट पे भेजेंगे तो जीव जंतु वगैरह से सबसे सुरक्षित है, कोई गर्मी के प्रकोप में तो आएगा नहीं। और यहाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी फैलती है, पक्षी तो स्वयं समझ जाते हैं इधर गर्मी हो, निकल जाएंगे। एक बार गर्मी आती तो चिमनी का मतलब समझिए क्यों ऊंचाई पे रखी जाती है, ताकि वो जो धूल के कण है वो बहुत लंबे एरिया में सेटल हो, ताकि किसी पर्टिकुलर जगह पे ही उसका दबाव ना। समझ में आ गया? तो ये क्या था मेरा एयर साइकिल। अब जैसे कूलिंग साइकिल को मैंने एक क्लोज लूप ले लिया था, वर्किंग फ्लूइड के को मैंने क्लोज लूप ले लिया था, क्या मैं एयर वाले को क्लोज लूप ले सकता हूं? क्या नहीं ले सकता। जो ऑक्सीजन CO2 बन गई दहन के लिए, तो फिर ऑक्सीजन चाहिए ना यार, मैं CO2 को कैसे पास कर दूंगा? तो वहां तो मुझे फ्रेश एयर चाहिए। तो कूलिंग साइकिल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। वर्तमान में अधिकतर जगह क्लोज ही यूज होता है, लेकिन एयर साइकिल तो क्लोज ही ओपन ही होगा, क्लोज हो ही नहीं सकता। ये वाला साइकिल कैसा होता है? वर्किंग फ्लूइड का तो क्लोज होता है, देख लिया हमने। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना तुम्हें कि इस एनर्जी को उपयोग करना है। अब देखो, जब बॉयलर में ईंधन जलेगा तो ईंधन यहाँ पे जो हवा आ रही है, जैसे इसने गर्म किया, यहाँ पे सपोज ये 600 डिग्री तक इसने स्टीम को गर्म कर दिया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो क्या 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ स्टीम गर्म हुई? क्या स्टीम 600 डिग्री पे पहुंचेगी, मतलब बॉयलर के अंदर का तापमान 600 से भी ज्यादा होगा, 650 होगा, 700 होगा। मतलब जो उसके अंदर की हवा थी वो भी 700 तक गई होगी हवा। अब मैं बाहर से एनवायरमेंट से हवा कौन सी ले रहा हूं? एनवायरमेंट टेम्परेचर की, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की। अब 30 डिग्री की मैं हवा ले रहा हूं, अब वो हवा भी 700 तक जा रही है, तो वो खुद भी तो क्या खाएगी, थोड़ी ऊष्मा खा जाएगी। वो ऊष्मा खा रही है तो उसमें भी तो ईंधन खप रहा है, कोयला तो उसमें भी जलाना पड़ रहा है। तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके जो एयर ले रहा हूं इसका ही टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो फिर मेरे ईंधन में कमी हो सकती है। जो एयर मेरी पास होके जा रही है बॉयलर के अंदर बर्न होने के लिए, अगर मैं उसका टेम्परेचर थोड़ा रेज कर दूं तो मेरा जलने वाला कोयला या ईंधन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे मैंने पानी में बात करी थी, तो यहां पर भी हम बचा सकते हैं। तो पानी को गर्म करने के लिए, तो थोड़ा गर्म करने के लिए वेस्ट हीट से जो यूनिट लगाते हैं उसका नाम है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर। और हवा को गर्म करने के लिए जो यूनिट लगाते हैं उसका नाम है एयर प्री हीटर। क्या है? एयर प्री हीटर। और यहां पे चित्र में तुम्हें वेस्ट हीट कौन सी दिख रही है? ये वाली। ये अभी भी 60-70 डिग्री 150 डिग्री तक जाती है फ्लू गैसेस। ये गर्मी एनवायरनमेंट में तो जा रही है, इस गर्मी का उपयोग करो। इसका भी वेस्ट है, इसका भी देखेंगे। मेनली ऊर्जा मेरे पास फ्लू गैसेस से आ रही है ना, गरम, इसकी ऊर्जा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा बढ़िया ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। मोटा मोटा समझ में आ गया? फिर कहाँ कहाँ एक एक चीज का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा देता हूं। शुरू करें? बढ़ जाओ आराम से, इधर देखना उधर मत देखना, है ना। अब अपन ने एक थर्मल पावर प्लांट का पूरा लेआउट बना चुका है, जिसमें उसकी जो जो अधिकतर काम में आने वाली एक्सेसरीज है वो सब हम लिख चुके हैं। ठीक है ना? तो अब हम एक एक करके कंपोनेंट को पढ़ते जाते हैं, साइकिल देखते जाते हैं। सबसे पहले हम वही वाला बेसिक साइकिल देखेंगे अपना। कौन सा? वर्किंग फ्लूइड का, जो पानी और स्टीम घूम रहे थे ना, उसी साइकिल को देखते हैं कि कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। देखो, ये सबसे पहले मेरा बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम क्या होता है? बॉयलर ड्रम एक ड्रम ही है, पानी की टंकी होती है ना, वैसी एक टंकी ही है जिसके अंदर लिक्विड फेज भी होता है और गैसियस फेज भी होता है, मतलब स्टीम भी होगी और पानी भी होगा। अब इसमें नीचे से एक पानी आ रहा है, एक पाइप आ रहा है मोटा, ये पाइप आता है, ये पाइप आता है, ये पाइप आता है, ये पाइप नीचे आता है फर्नेस में। अब यहां से ये फर्नेस समझो तुम इस कमरे की तरह,
कि एक मोटा पाइप आया और इस कमरे की चारों दीवारों के किनारे फैल गया। अब इसमें से दीवार के किनारे किनारे छोटे छोटे पाइप ऊपर निकल रहे हैं, मतलब पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चीज को गर्म करना है, इस पानी को हमको गर्म करना है। तो ऐसे नहीं गर्म करते जैसे अपन घर पे पानी गर्म करते, भगोनी में रख दिया और नीचे से आग लगा रहे हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा हीट ट्रांसफर होगा। अब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे पाइप लगा दिए, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, और पूरी दीवार के किनारे लगा दिए। अब ये है फर्नेस, बीच में लगेगी आग और चारों तरफ से गर्मी को अवशोषित करेंगे या हीट को अवशोषित करेंगी कौन? ये वॉल्स, इनको बोलते हैं वाटर वॉल्स। क्या बोलते हैं? वाटर वॉल्स। ये कुछ नहीं है, हीट एक्सचेंजर की तरह काम करती है। दो फ्लूइड हो गए ना, इधर तो हो गया एयर, ये भी लिक्विड है, फ्लूइड तो है, मतलब वो फ्लूइड तो है, एयर, अंदर पानी बह रहा है, दो फ्लूइड्स के बीच में हीट इंटरेक्शन हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंजर की तरह काम करता है। तो इसी के दौरान क्या करते हैं ये, अब जब पानी ऊपर जा रहा है तो पानी अवशोषित करता है ऊष्मा को, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो पानी का ताप बढ़ता है और धीरे धीरे इसी दौरान पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फेज चेंज भी हो जाता है। अब स्टीम में कन्वर्ट हो गया, पूरी स्टीम कहाँ कलेक्ट हो गई मेरी? ऊपर। वापस से सारे पाइप कनेक्ट होकर एक पाइप हो जाता है और इसको वापस कहाँ भेज देते हैं हम? बॉयलर ड्रम में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया समझ में आ रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पानी का पाइप नीचे से निकाला था और इसको यूं भेजने से है ना हमारा एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेचुरल सर्कुलेशन। ठंडा पानी भारी होता है तो स्वतः नीचे आएगा, गर्म पानी हल्का होता है तो नीचे से ऊपर जैसे जैसे गर्म होगा स्वयं ऊपर जाएगा, स्टीम और हल्की होती है स्वयं ऊपर जाएगी। तो पानी का नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है, हमको कुछ जोर नहीं लगाना पड़ा, स्वतः ही ये सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। अब ऊपर की तरफ इसमें कलेक्ट हो गई क्या? स्टीम। अब उस स्टीम को हम निकालते हैं और यहाँ पे एक यूनिट है, ये कुछ यूनिट नहीं है, छोटी छोटी बारीक ट्यूब्स हैं। तो यहाँ से जो गर्म गैसेज निकली, बहुत ज्यादा गर्म जो आग लग रही है, वो गैसेज यहाँ होके जाएंगी तो बची कुछ पूरी ऊष्मा कहाँ दे देंगी? यहाँ पे अपनी इस हीट एक्सचेंजर को। यही सुपर हीटर है। तो यहाँ पे जो सपोज मान लो 120 डिग्री की स्टीम बनी होगी तो वो यहाँ पे पहुंच जाती है 540 डिग्री की। खतरनाक टेम्परेचर रेज होता है। और टेम्परेचर क्यों रेस कर रहे हैं? टेम्परेचर रेस करना मतलब गैस फेज का प्रेशर रेस करना, प्रेशर रेस करना मतलब टरबाइन का आउटपुट बढ़ाना। हमारा मकसद वही तो था, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? प्रेशर रेस कर लिया। अब एक बात ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछे कि जो सुपर हीटर है उसमें हीट ट्रांसफर होता है, तो जो हीट एक्सचेंज होता है उसका मेन मोड क्या होता है? ये कन्वेक्शन था, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जब उच्च ताप रहता है ना तो रेडिएशन में T⁴ देखते होंगे तुम, तो रेडिएशन में यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा रेडिएशन से मिलती है इसको। पर कैसे भी हो, हमारा क्या हो गया? खूब बढ़िया स्टीम हो गई, स्टीम पहुंच गई साहब 550 डिग्री के आसपास। अब प्रश्न उठता है सर 550 क्यों करा? 1000 डिग्री कर लेते, 2000 डिग्री कर लेते, 10,000 डिग्री कर लेते, खूब बढ़िया प्रेशर मिल जाता। तो ये सब कंपोनेंट किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए हैं, लोहे के या उसके किसी अलॉय के। सबका एक गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब अगर तुम स्टीम का बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बॉयलर किसी ना किसी मेटल का बना है, आप उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते कि आपका कोई भी कंपोनेंट पिघल जाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी खतरनाक है और होल्ड तो वही कंपोनेंट करके रखेगा। तो आपको उस बात को दिमाग में ध्यान रखना है। सही बात है ना? क्या मैं अगर मान लो लोहा मेरा 400 डिग्री पे पिघलता है तो लोहे के अंदर मैं 400 डिग्री से ज्यादा की कोई चीज रख सकता हूँ? वो पिघल ही जाएगा यार, मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। तो मेरे पास एक लिमिटेशंस है कि मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रेज नहीं कर सकता। समझ में आई होगी? प्लस उसके अलावा ये ब्रिक्स वगैरह और भी लिमिटेशंस होती है। पर मोटा मोटा कारण समझ गए ना कि 550 पे क्यों रुका मैं, अधिकतर पावर प्लांट इसी पे क्यों रुक जाते हैं। ठीक है, आने को खूब सारे मटेरियल आते होंगे जो साहब 1200 तक भी झेल लेते होंगे, लेकिन फिर वो महंगे आते हैं। पावर प्लांट बनाना ही महंगा सौदा हो जाएगा। सोने की थाली में खाना खाओगे क्या? उसी में खाओगे जो सस्ती पड़ेगी। तो जो सस्ता पड़ेगा और ठीक ठाक काम करेगा वही काम करेंगे हम। तो ये सुपर हीटर का काम हो गया। अब सुपर हीटेड स्टीम जा रही है, ये स्टीम यहां से निकली, सुपर हीटर में गई, सुपर हीटर से निकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सुपर हीटर जो था हमारा वो क्या था? माउंटिंग में नहीं था, ये एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। अब ये गई, ये सुपर हीटेड स्टीम को हमने भेज दिया हाई प्रेशर हीट, इसमें हाई प्रेशर टरबाइन में। हाई प्रेशर टरबाइन में इधर आया, एक्सपांड हुआ,
ये निकल गई। अब ये निकलने के बाद ये जो स्टीम निकल रही है ना, इस स्टीम को हमने वापस क्या भेज दिया, दोबारा गर्म होने के लिए। भाई फ्लू गैसेस तो जा ही रही है ना मेरी ऐसे बेकार होके, फिर से क्यों ना इसकी एनर्जी को ले लूं, फिर से प्रेशर रेज हो जाएगा, तो फिर से बढ़िया काम मिलेगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा ना। तो मैंने एक बार फिर उसको कहां भेज दिया, ये जो डिवाइस है ये भी कुछ नहीं, हीट एक्सचेंजर, छोटी छोटी नलियां हैं। ये क्या है, रीहीटर, रीहीट कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, रीहीटर। अब ये रीहीटर है, और फिर रीहीटर से इसमें रीहीटर में गई स्टीम और वापस गर्म होकर निकली 350-400 की, फिर वापस ये गई और इसको कहां भेज दिया मैंने, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। अब देखो पहले 550 तक बढ़ा था, तो अब गैस उतनी गर्म नहीं है, थोड़ी ठंडी है, तो प्रेशर उतना भी ज्यादा नहीं है, तो ये हाई प्रेशर था। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। इसकी आकृति डमरू जैसी है, कोई लफड़ा नहीं है। इसमें एक तरफ एक्सपांशन हो रहा था, एक तरीके से ये दो टरबाइनों को एक साथ लगा दिया मैंने। दो टरबाइनों को एक साथ क्यों लगा दिया, क्योंकि उसकी ब्लेड्स पे जब स्टीम फ्लो करती है तो थ्रस्ट फोर्स भी आता है। भाई मैं अगर इस चीज को यो धक्का मारूंगा, तो अगर मैं इसको घूमने दे रहा हूं तो ये घूम तो रही है, तो ये वाला फोर्स, जैसे ये तिरछी है, ये तिरछी है, तो ये वाला फोर्स तो घूमने के काम आ गया, लेकिन एक फोर्स का कंपोनेंट अंदर भी तो था, तो अंदर के बियरिंग पे लोड है, उस लोड को नलीफाई करने के लिए इधर का थ्रस्ट कैंसिल कर दे, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। एक ही तरफ का बना देता तो उस बियरिंग पे जोर रहता, ताकि ये स्वयं ही कैंसिल कर दे। अब देखना, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है, स्टीम फैलती जा रही है, इसलिए लो प्रेशर के जितने भी टरबाइन आते जाएंगे उनका साइज बड़ा होता जाएगा। हाई प्रेशर से बड़ा इंटरमीडिएट प्रेशर, इसके बाद एक और आएगा लो प्रेशर, इससे भी बड़ा है। तुमको भी ध्यान रखना है जब चित्र बनाओगे, तो जैसे जैसे प्रेशर का ड्रॉप होता जाएगा टरबाइन की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दिख रहा है चित्र में। और हमेशा टरबाइन में किधर की तरफ से घुसेगी स्टीम, सकड़ी तरफ से। किधर से निकलेगी, जिधर चौड़ा मुंह है उधर की तरफ से। एक्सपांशन हो रहा है ना, तो इसमें अब दो तरफ से निकल गई, एक तरीके से दो कंबाइन टरबाइन चिपका दिए थे हमने। अब ये जो स्टीम निकली, अब इस स्टीम को क्या करूंगा मैं, वापस एक बार एक और टरबाइन में भेज दूंगा, जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। और प्रेशर ड्रॉप हो गया ना। अब मैंने बोला था टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ाने की और ध्यान देंगे हम, एफिशिएंसी बढ़ाने की तरफ। तो स्टेजेस में करेंगे हम अलग अलग एक्सपांशन, यही है, एक स्टेज, दो स्टेज, तीसरी स्टेज। इसका उद्देश्य क्या है, मेरा टरबाइन का आउटपुट बढ़ जाए, ताकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है ना, टोटल वर्क डन मुझे ज्यादा मिले। ये हो गया। अब इससे क्या मिलता है, जब ये एक्सपांशन हो रहा है, स्टीम हो रही है, तो बीच में से जो छोटी छोटी क्या निकालते हैं हम, ब्लीड निकालते हैं, मतलब छोटी छोटी स्टीम निकाल लेते हैं। उस स्टीम को कहां आगे भेजते हैं वो हम देखेंगे। इधर से भी एक स्टीम निकाली थी मैंने, लेकिन बताया नहीं, वो आगे जब साइकिल में चलेंगे तभी बताऊंगा। तो अभी ये क्या हुआ, यहां से स्टीम निकली और ये स्टीम पूरी की पूरी कहां आ गई, फिर कंडेंसर में आती है, ठीक है, ये हम पहले देख चुके थे। तो ये इन दोनों की स्टीम निकल के कहां आ गई, मेरी कंडेंसर की तरफ आ गई। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है, ये कंडेंसर में मेरी स्टीम चल गई। अब कंडेंसर में क्या होता है, मैंने बताया था, ये स्टीम आई है, लो प्रेशर स्टीम है, और ये काई में चेंज हो जाती है, पानी में। अब अचानक से देखो, पानी की एक बूंद को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं ना, वो तकरीबन सामान्य ताप दाब पर है ना, तकरीबन 2200 गुना बड़ा आकार ले लेती है जब वो वेपर बनती है। तो यूं समझ लो कि जब अचानक से वो स्टीम पानी में कन्वर्ट होगी तो बहुत छोटे आकार में आ जाएगी, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा, अचानक से इतना स्पेस खाली होगी, उस वैक्यूम का हमको फायदा मिलता है। इसके लिए जो एग्जिट प्रेशर था ना, वो ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर गैप बढ़ गया, यहाँ हमको फायदा मिलता है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है हमारा। अब ये इधर कूलिंग टावर चल ही रहा है, ठीक है ना, ये हॉट वाटर, ये इधर से क्या आ रहा है, कूल, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं, चल रहा है ना। इधर से एयर आ रही है, इधर से पानी की बौछारें बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ये हॉट एयर निकल रही है, कूलिंग टावर है ये, ठीक है ना, इसको लिख दो कूलिंग टावर, कोई लफड़ा है ही नहीं उसमें। अब ये साइकिल अपने आप थोड़ी ना घूमना पड़ेगा, एक पंप लगाना पड़ेगा ना, ये है कूलिंग वाटर पंप, ताकि इसको चलाता रहे। बीच में कुछ कमी होगी तो अलग से पाइपलाइन डाल के इसको फिल करते रहेंगे हम, उसको छोड़ दो, ये ज़्यादा लफड़े वाला नहीं है। ये कूलिंग साइकिल है, कूलिंग वाटर साइकिल, ठीक है। अब यहां पर आ गए, अब इसको आगे भेजने के लिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप लगाते हैं, नाम है, ध्यान रख लो, कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप, मतलब जो कंडेंसेट हुआ है उसको खींचने के लिए जो पंप लगाया। फिर इस पंप को आगे भेजेंगे।
अब हमारा उद्देश्य है कि बॉयलर में जो पानी जा रहा है वो ठंडा है, उसको कैसे ना कैसे करके हम थोड़ा और गर्म कर दें तो ईंधन कम खर्च हो। तो हमने देखा है कि सामान्य तौर पर ये स्टीम को तो हमने जो निकल रही है ठंडा करना ही है, ये स्टीम की एनर्जी को तो वेस्ट जानी ही है, तो क्यों ना इसमें से थोड़ी थोड़ी स्टीम निकाल लें, उसकी एनर्जी निकाल लें। तो लो प्रेशर में से थोड़ी सी स्टीम निकालते हैं और उसको एक सीधे के सीधे इसमें मिला लेते हैं, जो पानी आया ना कंडेंसेट से उसमें मिला देते हैं, ताकि पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी गया और अब इतना वर्क आउटपुट इतना मिल भी नहीं रहा वहां पे, क्योंकि तकरीबन फुल एक्सपेंशन हो चुका है, थोड़ा सा पहले निकल, तो ये वेस्ट जानी ही थी, लेकिन वो वेस्ट पूरी की पूरी यहाँ पे काम आ गई। गर्म पानी में ठंडा पानी मिल गया तो एक मिक्स टेम्परेचर आ गया, तो उस स्टीम से क्या होता है, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हो जाता है। ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं हम ईंधन बचाने की ओर, ठीक है ना। अब फिर यहां पे चलता है एक डीएरेटर। डीएरेटर का काम क्या है, इसमें क्या होता है, ये पानी आ रहा है ना, इसमें एक स्टीम आती है, ये पानी के नीचे से स्टीम छोड़ते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, बुलबुल। ये क्या करते हैं, अगर मान लो कहीं लीकेजेस रहा हो, इस पानी के अंदर कहीं कोई मिनरल्स आ गए हों, कोई बाहर की एयर या कोई अशुद्धि आ गई हो, घुलनशील अशुद्धि आ गई हो, तो वो क्या करेगी, कोरोजन करेगी ब्लेड्स पर, टरबाइन की या और किसी पार्ट पर, तो वो कोरोजन खतरनाक साबित हो सकता है। तो उस घुलनशील अशुद्धि को निकालने के लिए पानी के बुलबुले चलाते हैं, तो स्टीम भेजते हैं। ये डीएरेटर का काम होता है, इसके अंदर अगर कोई अशुद्धि आ गई हो तो उसको निकाल देना, ठीक है ना, डीमिनरलाइज वाटर बनाए रखना उसको। तो ये डीएरेटर। फिर आगे चल गए, ये मत बोलना स्टीम कहां से आई, कहीं से भी एक टैपिंग ले लेंगे, उसका कोई लफड़ा नहीं है। फिर बॉयलर फीड पंप, ये मेनली क्या काम करता है, बॉयलर फीड पंप इतना पंपिंग करेगा कि ये पानी फीड हो सके, बॉयलर में जा सके। तो तगड़ा जानदार पंप कौन सा है हमारा, ये बॉयलर फीड पंप, ठीक है। अब पानी को गर्म करना है, अभी थोड़ा गर्म हो गया, स्टीम इधर से आई भी थी, थोड़ा और गर्म हुआ। अब क्या करते हैं हम, जब हाई प्रेशर से ये निकलता है ना, एक छोटी सी स्टीम ले लेते हैं, छोटी सी स्टीम, बहुत बड़ी स्टीम नहीं है, छोटी सी स्टीम की टैपिंग लेके इसमें डाल देते हैं, इसका पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत गर्म स्टीम है ये। और इस स्टीम से मैं स्टीम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बची कुची को तो मैं फिर गर्म कर रहा हूं इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, मैंने फिर टेम्परेचर रेज कर लिया। अब यहां से जो इसका एग्जिट निकला उसको मैंने भेज दिया इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या था कि जो मेरा पानी है बॉयलर ड्रम में जाने से पहले उसको पहला वेस्ट गैसेस जो है मेरी फ्लू गैसेस, उनकी वेस्ट एनर्जी को उपयोग कर लो, इसका थोड़ा टेम्परेचर रेज कर लो। अब देखो मेरा ये हवा यहां से जा रही थी, सुपर हीटर का काम कर गई, वाटर वॉल्स को गर्म कर गई, रीहीटर का काम कर गई, अब वो निकलनी तो है ना। तो अब निकलते निकलते क्यों ना जो पानी अंदर जाने वाला है बॉयलर ड्रम में उसको भी गर्म कर जा, सोने पे सुहागा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, हीट एक्सचेंजर है, छोटी छोटी, जैसे ये ऐसा समझ लो, तुमने गाड़ी का वो देखा है, रेडिएटर आगे होता है, पानी की नलियां होती है और पीछे से हवा मार रहे होते हैं, वही समझ लो, पानी की नलियां हैं और गर्म हवा आ रही, तो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पानी का टेम्परेचर हमने फिर बढ़ा लिया और इस पानी को भेज दिया हमने कहा बॉयलर ड्रम में, और बॉयलर ड्रम से ये साइकिल तो चलेगा ही सही, बॉयलर ड्रम, वाटर वॉल, फिर सुपर हीटर, फिर हीट एक्सचेंजर हाई प्रेशर वाला, फिर रीहीटर, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, फिर लो प्रेशर टरबाइन, फिर कंडेंसर, कंडेंसर से सेंटर एक्सट्रैक्ट पंप, लो प्रेशर हीटर, डीएरेटर, बॉयलर फीड पंप, हाई प्रेशर हीटर, इकोनोमाइजर और फिर बॉयलर ड्रम। हो गया क्लोज साइकिल खत्म, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो, अब यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद हमने 2 साइकिल पढ़ ली, कूलिंग टावर का साइकिल पढ़ लिया और वर्किंग फ्लूइड का साइकिल पढ़ लिया। अब तीसरा साइकिल देखते हैं हम, एयर वाला। एयर वाला साइकिल था ना अपना। अब देखो मैंने एयर ली, ये बाहर से एनवायरनमेंट की एयर ली, ये है मेरा फोर्स ड्राफ्ट फैन। कुछ नहीं होता, एक डब्बे के अंदर एक फैन लगा होता है, इधर जाली लगा देते हैं, मच्छर जाली, ताकि धूल धपाड़ नहीं आए, ठीक है ना। और यहां से डक्ट निकलता है पानी, डक्ट। अब ये हवा खींचेगा, फोर्स कर रहा है ना, हवा को धक्का मार रहा है, जाओ आगे, फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है ना। ये हवा आती है, अब यही हवा मेरी बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर जाने वाली है, ताकि दहन हो सके, कंबशन प्रॉपर्ली हो सके। तो इस एयर को जाने से पहले मैंने क्या बोला था, ये भी तो ऊर्जा ग्रहण करती है, ये भी तो ईंधन खाती है थोड़ा, तो इसको गर्म कर लो। तो अभी अपना मेन काम हो गया, फिर भी एयर गर्म है, तो ठीक है, यहाँ पे फिर वो एक जाली लगा दी, बीच में से ये वाली एयर निकल रही, बाहर से गर्म निकल रही है, इसको भी गर्म कर दिया भाई, जाते जाते भागते भूत की लंगोटी से जो मिल रहा है वो ठीक है, जाना तो वेस्ट ही है। तो भाई साहब ये फिर हमने क्या लगा दिया, एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया। ये क्या करेगा,
एयर को जाने से पहले हीट कर रहा है ना, एयर प्री हीटर। क्या नाम है इसका? एयर प्री हीटर, APH, एयर प्री हीटर। ठीक है, अब एयर प्री हीटर से गर्म एयर आ गई। अब गर्म एयर को मैंने कहां भेज दिया? अब ये फर्नेस में जाएगी। लेकिन फर्नेस में कैसे जाती है? कोयला आता है, कोयला पिसता है कोल मिल में, बॉल मिल हो सकती है, पल्वराइजेशन मिल हो सकती है, रोलिंग मिल हो सकती है, अलग अलग टाइप है, वो बाद में देखना कोल हैंडलिंग कैसे होती है। ठीक है ना। अब तो फर्नेस के अंदर जो जाएगा वो क्या जाएगा? मिक्सचर जाएगा, एयर प्लस जो डस्ट होगी ना कोल की, उसका मिक्सचर जाएगा। ये फायरिंग होगी यहाँ पे। अब ये फायरिंग कहाँ चल रही है? इस बीच में चल रही है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। कैसे लगे होते हैं फायर? जैसे पानी हो, अब तुम पानी की 4 नलियां बाल्टी में, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, पानी गोल घूमने लग जाता है ना। ऐसे ही इसमें जो ये मारा जाता है ना फ्यूल, वो ऐसे मारा जाता है तो सिलेंडर की शेप में आग लगती है। आग पाइपों पे नहीं लगाई जाती कि पाइप की तरफ आग लगा देंगे, सिलेंडर की शेप में आग लगाई जाती है। वो गर्मी से अपने आप वो हीटिंग लेती रहती। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये कोल आ गया, ये फ्लू गैसेस जनरेट हो गई यहाँ पे। अब ये फ्लू गैसेस क्या करेंगी? ऐसे उड़ेंगी ऊपर, गर्म है तो। अब ये इधर की तरफ जाएंगी। पहले इन्होंने कहीं को हीट दी? वाटर वॉल्स को। फिर कहीं को हीट दी? सुपर हीटर को। फिर कहीं को हीट दी? रीहीटर को। फिर रीहीटर के बाद कहीं को हीट दी? इकोनोमाइजर को। इकोनोमाइजर के बाद कहीं को हीट दी? एयर प्रीहीटर को। और एयर प्रीहीटर के बाद ये निकलेंगी। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये जितना भी हमने ये आग लगाई है ना, होलिका दहन किया है, इसकी राख तो मिलेगी। उस राख को कलेक्ट करने के लिए नीचे क्या लगा लेते हैं? होपर। गर्म राख है, ठंडी करेंगे, ट्रीट करेंगे, और इसी को ही बाद में आजकल ट्रीट, पहले डंपिंग करते थे, लैंडफिल के लिए भर दिया करते थे, जो निचले एरिया पानी भरता है उनमें। अब क्या है, इसका उपयोग करने लग गए सीमेंट इंडस्ट्री में भी, ईंटें बनाने में भी, ब्रिक्स बनाने, तो ये भी बिकता है एक तरीके से। ये भी हमारा सब प्रोडक्ट है, ऊर्जा के साथ साथ ये भी पैसा बना के देता है हमको। ठीक है ना। अब इसमें अधिकतर ऐश निकल गई, यहाँ पे ऐश कलेक्ट हो गई। ठीक है ना। लेकिन जब ये निकला, मैंने बोला था धूल ही तो है, तो कुछ कुछ तो ऐश अभी भी बाकी है। अब ये हवा के साथ जो ऐश बाकी है, ये निकलेगी एनवायरनमेंट में, ऐसे छोड़ दूंगा तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन बोर्ड वाले तो हमारी जान खा जाएंगे। और वो सही भी है भाई, हम सबका ही तो पर्यावरण है। तो इसको बचाने के लिए क्या लगा दिया? फिर से जो बची कुची धूल है उसको निकालो। क्या लगा दिया? ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बताया था, जाली डंडे, जाली डंडे, जाली टिंडे, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। निकालो हवा को, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव पे चिपके डंडा मारो, नीचे कलेक्ट करो। यहाँ पे फिर ऐश निकल गई। ये ऐश अलग अलग नहीं है, ये हवा के साथ उड़ के आ गई थी, सेम है। ऐश हैंडलिंग प्लांट होते हैं जो उसको ट्रीट करके ये बचा कुचा कहाँ भेज दिया? चिमनी में। चिमने ने हाइट पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे इस फ्लो को बनाए रखने के लिए, हालांकि बना रहेगा लेकिन फिर भी बना रहे, यहाँ पे एक फैन और लगाते हैं, IDF, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस मतलब खींचना, फोर्स ड्राफ्ट धक्का दे रहा था, इसलिए फोर्स ड्राफ्ट लगाया था हमने। हवा को ये धक्का मार रहा था, ये हवा को खींच रहा है। अब इन दोनों में किसकी पावर ज्यादा होगी? दोनों पंखों में किसकी पावर ज्यादा होगी? IDF में, FDF में? फोर्स की क्यों ज्यादा होगी? देखो, काम तो कोई भी कर सकता है, ये भी खींच रहा है, फ्लो तो सब एक ही दिशा में लेके जा रहे हैं ना। इसमें पावर ज्यादा होती है IDF की। IDF की क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जब फायरिंग चल रही होती है ना, तो इस फर्नेस के अंदर विंडोज बनी होती है कि फायरिंग प्रॉपर चल रही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, देखने के लिए। तो इसको लोग देखते हैं, तो इसको लोग खिड़की खोल के छोटी सी देखेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा बाहर से वैक्यूम होना जरूरी है, थोड़ा सा स्लाइटली लेस प्रेशर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होने से बाहर की एयर अंदर जाएगी, वरना क्या, अगर इंड्यूस जो भाई जितना भेज रहा है उससे ज्यादा खींच रहा है, तो मतलब प्रेशर कम है। इसका कारण क्या, जब भी मैं खोलूंगा तो बाहर से अंदर हवा जाएगी। कुछ लीकेज हो गए मेरी फर्नेस में, तो बाहर से हवा अंदर जाएगी। अगर उल्टा होता, FD की दम ज्यादा होता, तो क्या होता, प्रेशर बाहर ज्यादा, अंदर ज्यादा हो जाता। अंदर ज्यादा हो जाता, किसी ने खोला देखने के लिए, मुंह झुलस जाएगा, हवा बाहर आएगी गर्म। प्लस कुछ लीकेज हो गया, यहां पे कोई आदमी पास से गुजरा प्लांट में, वो झुलस जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्पज से IDF का थोड़ा सा क्या रखते हैं हम, पावर ज्यादा रखते हैं। तो इति संपला समाप्ति। एक बार स्वयं पढ़े, मेरे ख्याल से बन जाएगा। जो ये पावर प्लांट सब्जेक्ट है, इसकी एक विशेष बात है, इसकी जान है डायग्राम। जैसे ऑटोमोबाइल पढ़ा था हमने, उसकी जान है डायग्राम। डायग्राम तुमने बनाना सीख लिया, रटने नहीं है, एक बार समझ लिया ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये आता है, ये कोई ठेकेदारी नहीं है, मैंने यहाँ पे बनाया तो यहीं पे बनाओ। तुम टरबाइन यहाँ पे भी बना सकते हो, तुम कूलिंग साइकिल यहाँ पे बना सकते हो, तुमको बस लाइनें दिखानी। तुमको लग रहा है जगह वहां नहीं है, पाइपलाइन लंबी खींच लो, यहाँ दिखा दो। ऑर्डर समझ में आया?
अब एक बार इस यूनिट को खुद पढ़ना, बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। कोई भी आपत्ति हो तो हम तो हैं ही सही। ख़त्म करें? चलो, जय हिंद, जय भारत।